अब जैसा कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है, हम कोई भी नया फ़ोन लेते हैं तो उसके कुछ समय बाद में उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है। जैसे कईयों के पास में अभी आईफोन 13 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 11 भी है अभी तक। आईफोन 6 तो दिखते ही नहीं है, 2000 में शायद अभी ये आप मुझे बता रहे थे। हाँ 2000 बिक रहे। हाँ। तो क्या ऐसा आपको आपकी शादी को लेकर नहीं लगता कि 2013 में आपने शादी की तो 2015 तक रुक जाती तो कुछ अच्छा मॉडल मिल जाता? अच्छा, ये सवाल यहाँ पर था। मैं प्रशांत जी की बात कहूँ दिल से, कपिल जी नहीं है इसलिए मैं शायद खुल के कह सकती हूँ। मैं अगर 10 साल और भी रुक जाती ना तो भी मुझे वो मॉडल नहीं मिलता तो मुझे 2005 में मिला और 2013 में वो मॉडल मेरे पास आ गया। ग्रेट, मतलब बुकिंग हो गई थी 2005 में? 2005 में इस मॉडल की बुकिंग हो गई थी और उस मॉडल को समझते 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 2011 में इस मॉडल को मैंने बुक कर लिया था। क्या बात है। और 2013 में डिलीवरी ले ली। मतलब पहले कीमत चुका दी, उसके बाद में आपने इसकी डिलीवरी ली है। 2013 में डिलीवरी ली। एक्चुअली 2011 में हमारी सगाई हो गई। ग्रेट। 2005 में हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, प्रपोज कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था मतलब प्रपोजल। और उसके बाद 2011 में सगाई के बाद में 2013 में हमने शादी का फैसला किया और 10 दिसंबर 2013 को हमारी शादी हो गई। ग्रेट। तो 10 साल रुकती, 20 साल रुकती, आज भी रुकती, मुझे मॉडल नहीं मिलता। ग्रेट। तो अच्छा हुआ मैंने समय रहते हुए इस मॉडल को पकड़ लिया, इससे पहले ही कहीं और चला जाता। अच्छा, कपिल जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला हूँ? रुलाओगे क्या? नहीं, एक्चुअली वो बंदा मुझे संभाल रहा है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। सीरियसली मैं पता थोड़ी सी रिबेलियस हूँ, थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्रांति या थोड़ी सी विरोधी टाइप की हूँ। मुझे जो बात पसंद नहीं आती, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बात ऐसे पसंद नहीं आ रही जो गलत बात है, मैं यहाँ पर अपनी बात को करेक्ट कर दूँ। जो गलत बात है, चाहे वो समान व्यवहार की हो, चाहे वो समान अधिकारों की हो, समान जिम्मेदारियों की हो, तो जो गलत बात है उसके लिए मैं अपने विचार या अपनी बात रख देती हूँ, नहीं गलत हो रहा है। वहाँ पे मुझे कपिल जी सपोर्ट करते हैं, भले उसका खामियाजा कुछ भी हो। मतलब सही भी है तो भी आपका साथ देंगे, आप गलत हैं तो भी आपका साथ नहीं, देंगे। मैं गलत, मैं कह रही हूँ होती नहीं है वैसे, मैं वो बात गलत, अलग है। मैं अगर मुझे पता है, मान लीजिए एक, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है ना, अब उसमें एक लड़की और एक लड़का है। अगर मुझे यहाँ लग रहा है कि लड़की गलत है तो मैं कह सकती हूँ कि आप गलत हो, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि लड़की को समान व्यवहार उसके साथ नहीं हो रहा है या समान अधिकार नहीं मिल रहा है तो मैं ये भी कह देती हूँ कि उसके साथ गलत हो रहा है। ग्रेट, मतलब सही को सही और गलत का इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने अभी, जब आप पूछ रहे थे कि रंगमंच ने आपके जीवन में क्या क्या मायने हैं या क्या इम्प्रूवमेंट या क्या वो हुआ, तो जो अपने विचार हैं या जो गलत बात को गलत कहने का मादा रंगमंच ने सिखाया मुझे। ग्रेट। तो जो मैं कह पाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी इस टाइप की हूँ। गलत हो रहा है तो मैं कह देती हूँ कि ये गलत हो रहा है। तो ये है कि मुझे झेल लेते हैं कपिल जी। नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, तो खैर ठीक है, मजाक की बात थी कि मुझे जैसी, लेकिन कपिल जी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो मुझे पीछे से समझा देते हैं और उस समय ये मुझे कहते हैं कि हाँ ये बात गलत है, मैं प्रिया के साथ हूँ, ये चीज़ है। और हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ये चुप हो जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है क्योंकि 2005 से, मैं जैसा कि बताया कि 2005 से इन्होंने मतलब हमारी एक मीटिंग शुरू हो गई थी या हमारी मुलाकात शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं और कपिल जी दोनों यूनिवर्सिटी ड्रामा डिपार्टमेंट से हैं, तो वहाँ पर एज अ बैचमेट हम लोग एक दूसरे को जानने लग गए थे, समझने लग गए थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई थी। तो कपिल जी भले खुद गलत बात को गलत ना कह पाएँ, लेकिन मेरे साथ में खड़े रहते हैं, ये चीज़ है। प्लस ये शांत, वो शायद तटस्थ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये संभाव है, ये खुद भी कहते हैं मैं संभाव हूँ, तटस्थ हूँ। और दूसरी बात ये कि शांत हैं
और अपनी बात को इनको पता है कि आज नहीं तो कल मैं अपनी बात को, जैसे मुझसे कोई बात है तो आज नहीं, मैं नहीं मान रही हूँ तो कल मान जाऊंगी। इनका ये जो विश्वास है ना, ये पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन मैं उस बात को मान जाती हूँ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। सबसे अच्छी बात है कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ग्रेट। है ना। और जो मैं अक्सर रंगमंच के लोगों में या बाहर के लोगों में देखती हूँ या और भी बॉयज़ में होता है, चीज़ें छुपाते बहुत हैं, है ना, अपनी वाइफ से या पार्टनर से शेयर नहीं करना। ये मुझसे शेयर करते हैं। तो जो एक शादी या इस संस्था का, जिसको हम विवाह को हम संस्था कहते हैं, शादी, उसके मायने होते हैं। लाइफ पार्टनर हम जिसको कहते हैं, अर्धांगिनी जिसको कहते हैं। अर्ध यानी आपका आधा अंग। तो आधे अंग को साकार करते हैं ये, मतलब ये विचारधारा है इनकी। ये सिर्फ कहते नहीं है, मानते भी हैं। और कुछ छुपाना ऐसा नहीं है पीछे से कि बाहर मेरा कुछ है और मैं घर में कुछ और हूँ। ये जो बाहर है वही घर में है। तो ये चीज़ मुझे इनकी सबसे अच्छी लगती है। काफ़ी बिजी लाइफ आपकी रहती है और कभी कभी तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता होगा, रात को लेट भी हो जाते होंगे। तो इन सारी व्यस्तताओं के बीच खाना भी घर पे आप ही बनाते हैं? कपिल जी कभी बावर्चीपना करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ग्रेट। सबसे टेस्टी खाना उन्होंने कब बनाया और क्या बनाया? कब बनाया यार, ये तो देखो याद नहीं है, लेकिन जो बनाते हैं ना टेस्टी, एक तो राजमा चावल। क्या बात है। कढ़ी। कढ़ी के लिए तो हमारे जो दोस्त है ना, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, वो भी बहुत दीवाने हैं। और चाय पीने के लिए लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स जगतपुरा से आते हैं। क्या बात है। और पहली डिमांड आ जाती है कि कपिल जी चाय बनाएंगे तो ही हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। कहते ऐसा है। हमारे चाय तो कपिल जी ही बनाएंगे। हाँ। तो ये रहता है। तो बाकी खाना ही सब बना लेते हैं। इसमें जैसे खुद अपनी मदर को इसके लिए क्रेडिट देते हैं कि बचपन से ये अच्छा रहा, ये दोनों भाई थे कि इनकी मदर ने इनको इस तरह के काम सिखाए हैं, खाना पीना बनाना। और फिर क्या रहा कि ये उत्तराखंड रहे 2.5 साल, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगने से पहले। तो वहाँ पे सब कुछ इन्होंने अकेले ही किया, खाना पीना, पूरी एक तरह से अपने आप को संभालना। तो वो भी इनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा, मेरे लिए हेल्पफुल रहा। कि जब मैं कभी बीमार हो जाती हूँ या कभी ऐसा हो गया कि मैं कहीं बाहर हूँ, या अभी कभी शो के लिए 6-6 दिन के लिए बाहर गए हैं, हुआ ऐसा, हम लोग गोवा गए हैं 6 दिन के लिए, उड़ीसा गए हैं, तो मेरा 6-6 दिन का ट्रिप रहता है। तो कपिल जी संभालते हैं। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि कुक लगवाया है, क्योंकि कपिल जी भी उन दिनों बहुत बिजी थे और बेटे को सुबह 6 बजे स्कूल जाना है, 6:30 बजे स्कूल, उसकी वैन बस आ रही है, तो कुक लगाया ऐसा नहीं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कपिल जी कर लेते हैं, तो ये मेरे लिए अच्छा रहा। कभी मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई कि आज खाने का क्या होगा, आज कैसे होगा। इस मामले में कपिल जी का सही है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता और संघर्ष, ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और कहा भी जाता है कि सीधी रेखा जो है वो मौत की निशानी है। जिंदा हो तो ईसीजी पर लाइन ऊपर नीचे होनी चाहिए। जब ऊपर है, सकारात्मकता है, तब तो आप बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो रेखा नीचे आती है, नकारात्मकता भी आती होगी, कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सारी तकलीफें मुझे ही क्यों। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? प्रशांत जी, हुआ है मेरे साथ ये जो आपने बात बोली है ना, छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत हुई हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ये हुआ है कि 2017 से लेकर और 2022-23 तक का जो रहा है ना, मेडिकली जी, इतना प्रॉब्लम आया कि एक बार मुझे लगा यार क्यों रखा है भाई, हटा, ले जा, सीरियसली बता रही हूँ। उससे पहले भी हालांकि थोड़ा सा भावनात्मक रूप से कुछ रहा, लेकिन वो सेटल हो गया, क्योंकि कह रही हूँ ना कि कपिल जी साथ थे, तो इसलिए वो भावनात्मक रूप से कपिल जी ने संभाल लिया, तो वो हो गया। लेकिन शारीरिक रूप से जब 2019 में 2017 से शुरुआत हुई, कुछ गायनी प्रॉब्लम हुई सबसे पहले,
तो वो मेरी बहुत लंबी चली। मतलब ये हालत थी कि मैं यहाँ से यहाँ आपके पास भी आ रही हूँ तो मेरे हाथ नहीं आ रही है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो मेरी फैमिली ने और कपिल जी ने बहुत संभाला मुझे। ये तो शुरुआती वो दौर था जब एक लंबा अरसा मेडिकली मैंने दिया। इससे पहले, शादी से पहले भी मेरे साथ हुआ, तब तो पूरी तरह फैमिली ने संभाला मुझे। मेरा टाइफाइड बिगड़ गया था और 6 महीने उस समय मेरी दवाइयाँ चली थी। ये 2003 और 2004 की बात है। आपको याद हो मैंने सज़ा नाटक किया था 2003 में। उसके बाद में मैं एक लंबे, मतलब बिल्कुल बेड पे चली गई थी। हाँ, ब्रेक लिया मेरे था। टाइफाइड बिगड़ गया था उस दौरान, क्योंकि मैं उस टाइम सुबह से लेके रात के 9 बजे घर पहुंचती थी, सुबह 6 बजे। मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं था। सुबह की पहली बस पकड़ती थी और रात की लास्ट बस जो अपने एमजीडी के सामने से मिलती है, वो बस पकड़ के मैं जाती थी वैशाली नगर, मेरा जो मायका है वहाँ जाती थी। और उस बीच में पूरा दिन जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच, महारानी कॉलेज, ये मैं 3 जगह ऐसे ही रहता था मेरा। गगन भाई का भी लगभग ये शेड्यूल होता था। मैं उन दिनों बहुत मेरी तबीयत बिगड़ गई और मेरा टाइफाइड होकर बिगड़ गया और उसका ये हुआ कि मेरे लंग्स में पानी भर गया, जिसका इलाज करवाना पड़ा। और फिर मेरे को 6 महीने बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने दवाइयों के साथ में। कई ड्रीम, कई चीज़ें टूट टाट गई, ठीक है बैठ गए, ओके। एक तो वो रहा, उस समय फैमिली ने संभाला, वो पहला झटका था, नया नया था, फैमिली ने संभाला, यंग एज थी तो हो गया। शादी के बाद 2017 में वापस झटका लगा जो 2022-23 तक चला। इतना लंबा इसलिए क्योंकि वो अलग अलग बीमारियों के रूप में आया। पहले गायनी कोविड आ गया। हाँ, पहले गायनी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मेरे 2019 में मैंने छत पे झूला लगा रखा था सरकारी आवास में। मैं धड़ाम से गिरी, सीमेंटेड फर्श था और मेरी टेल बोन जो होती है वहाँ पे एक माइनर सा ऐसा, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं कहूँगी लेकिन एक हेयर लाइन फ्रैक्चर जैसा कुछ हो गया। उस कारण से मुझे फिर से बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। और उसमें थोड़ी सी मेरी गलती रही कि मैंने डायग्नोस बहुत लेट करवाया। मैं उस पीड़ा को झेलती रही, ये सोचकर कि सर्दियों के दिन है, 9 फरवरी की बात है, कि सर्दियों के दिन है शायद इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब 7 दिन बाद डायग्नोस करवाया तो पता चला कि वो ऐसी होती है अपनी टेल बोन, वो ऐसी मुड़ गई है, जो सोनोग्राफी और उसमें डिजिटल सोनोग्राफी में आया। तो वो मेरे लिए बहुत एक लंबा रहा। उसमें भी मुझे कपिल जी ने संभाला, फैमिली ने संभाला। और उसके बाद फिर कहते हैं ना कभी कभी राहु का असर हो जाता है या क्या होता है, हम अपने हिंदू धर्म में मानते हैं। तो वो मेरे कुछ रहा, फिर कुछ पैर की दिक्कत आ गई अचानक ही, वो मेरे 1-2 महीने रही। फिर अभी 2020-21 में कोविड के बाद में, मतलब बीच में कोविड भी आया, कोविड से तो रहा ही, लेकिन कोविड ऊपर वाले की कृपा से उतना असर नहीं कर पाया, है ना, लेकिन बाकी चीज़ें असर कर रही थी। फिर मेरे 20-21 में हिमाचल गए थे, वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों घुटने उसमें इंजर्ड हो गए। इंजर्ड ऐसे हुए कि जब दिखाया, डायग्नोस करवाया, तब मेरे मेनिस्कस जो अपनी गद्दियाँ होती हैं ना घुटनों में, कटोरियों के बीच में, बिल्कुल वो फट गई थी, मास टाइप। हाँ, वो कुछ ऐसा सा होता है, उसको गद्दी जैसा होता है ना, उसको गद्दी आम भाषा में कहा जाता है। तो वो फट गया, यानी उसके ऐसे फैल गया है। तो उससे मेरा क्या हुआ कि घुटने का मूवमेंट जाम सा हो गया। वो बहुत ज़रूरी होता है। वो मेरे लिए लंबा टाइम था और हम लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे। मैं उस फर्स्ट फ्लोर के अपने कमरे में, अपने घर में कैद हो गई 3-4 महीने के। कपिल जी मुझे सीढ़ियों से, वो बनते थे विक्रम और मैं बनती थी बेताल। क्या बात है, सीरियसली। वो मुझे ऐसे उठाते थे और नीचे लेके आते थे, फिर वो मुझे ऐसे कहानियां भी सुनाते थे आप उनको? उस समय कहानी जिंदगी की चल रही थी हमारी। मुझे डॉक्टर ने कहा 15 मिनट भी नहीं खड़ी रहेंगे। 15 मिनट भी आपको खड़ा रहना नहीं है, खड़ा रहना नहीं है, आपको रेस्ट करना है। एलोपैथी दवाइयाँ चली, बहुत कुछ हुआ, बहुत डॉक्टर चेंज हुए और बहुत लंबा अरसा मेरा हुआ। उस दौरान फिर बत्तियन की गली का जो 3rd सीज़न था वो भी हमने डिले किया, वो भी बहुत डिले हुआ। मेरे नाटक वाटक सब डिले हो गए क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ नाटक, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रही, कार चलाना बंद, यानी लाइफ रुक गई, बिल्कुल रुक गई। और कहीं जाना है तो कपिल जी विक्रम बनते थे, मैं बेताल बनती थी, और ऐसे तो बैठ ही नहीं सकती थी। कहानियां सुनाए बिना चलते रहते कहानियां सुनाए बिना जाते थे हम लोग। और रोना भी बहुत आता था, क्या लाइफ हो गई। क्योंकि आप जब लगातार चल रहे हो ना, तो आप पल भर के लिए तो रुक सकते हो,
लेकिन लंबा समय किसी भी मेरे जैसे कलाकार या आपके जैसे कलाकार के लिए संभव नहीं है, है ना। वो नहीं रुक सकता है इतना। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे, अभी तो ठीक है डाउन उसमें ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे आप कैद हो गए हो, आप देख रहे हो सामने से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और आप चल ही नहीं पा रहे हो, आप खाना नहीं बना पा रहे हो, आप नहा नहीं पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत बुरी हालत। उस दौरान इतनी प्रॉब्लम्स आई, वीकनेस भी बॉडी में आई, डिप्रेशन भी बहुत आ गया कि अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्या हो रहा है। उन दिनों जो आप नकारात्मकता की बात कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं रेडियो नहीं कर पा रही हूँ, मैं दूरदर्शन नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते थे, क्या करते थे कि वो नकारात्मकता कुछ समय के लिए चली जाए? आपको पता है, फिर तो खैर समय बदलता है तो अपने आप मैं पॉजिटिविटी वही आती कह रही है। हूँ, आपको पता है कि ऐसे समय में ही हम भारतीय जो है ना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कहने के लिए परिवार है, आपके पति हैं, आपके दोस्त लोग हैं। ग्रेट। चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो, चाहे पति के रूप में कपिल वाला मॉडल हो जिसको मैंने छोड़ा नहीं, चाहे मेरे दोस्त यार, छोड़ भी नहीं सकते। नहीं छोड़ सकती। मैं बोल रखा है इनको, मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी तब भी तुम्हारे पास में भटकती रहूंगी मैं। ये मैं समझना कि गई ऊपर तो शांति मिल गई। एनीवेज, तो मेरे दोस्त लोग जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, चाहे संजय सर हो, चाहे दीपिका मैम हो, गजराज सर हो, अनीता हो, चाहे रोलिका जी हो, मतलब तो इन सब लोगों ने बहुत संभाला मुझे। मतलब बीच बीच में आके मेरे फ्रेंड्स, शैलजा फ़ोन पे बात कर रहे हैं जो नहीं आ पा रही, मेरी दीदी, एक ना फ़ोन पे ही, भले दीदी नहीं आ पा रही है, फ़ोन पे बात करते हैं, हाँ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उन दिनों फिर भाई ने मुझे कहा कि तू कोई नाटक तैयार कर ले। तब मैंने अनोखा पेड़ तैयार किया, क्योंकि मैं तो बैठी हूँ, पैर ऐसे सीधे रख के मैं बैठी रहती थी। मेरे बच्चों को मैं बुलाती थी, जिसमें हमारे समर्थ, दक्षेश, सांची आते थे, मैडम आप बैठे रहो, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। उस दौरान मैंने अनोखा पेड़ नाटक तैयार किया। भाई ने लाके मुझे स्क्रिप्ट दी, स्टोरी दी कि तू देख कैसे करेगी। स्टोरी है, अनोखा पेड़ एक स्टोरी है, उसको मैंने ड्रामेटाइज किया और फिर उसको किया। तो उस समय ऐसे सकारात्मकता आई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम भारतीय जो है ना इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो आसपास लोग हैं ना उनके पास में समय है आपको देने के लिए, वो भावना है। और वो इंडिया में ही हो सकती है वो भावना, विदेशों में नहीं है वो भावना। वहाँ पर बेटे की भावना अपने पिता के लिए नहीं है, पति की भावना पत्नी के लिए नहीं है, यहाँ पर आपके पास भावना है। तभी तो ड्रम बिकते इतने। मेरठ का किस्सा आपको पता ही होगा आपको। खैर, तो अपने यहाँ तो ड्रम नहीं होगा पक्का। नहीं नहीं, नहीं। आजकल क्या है कि इस विषय को जो है एक मजाक के तौर पर बना दिया गया है, जबकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर चलो ठीक है हंसी ठिठोली हो गई, लेकिन उस बारे में गंभीरता से विचार नहीं करते लोग कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां बनी ऐसी कि ये हादसा हुआ। खैर, अब आज की हमारी बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये संजीदा हो गया, बहुत बहुत संजीदा आपने होकर पूछा है। आज की हमारी बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाय हाय। ये कलाकारों में ना सीरियसली नहीं आता इतना संजीदापन। अच्छा लगा यार, बहुत बढ़िया, मजा आया। अपनी जब लास्ट टाइम बात चल रही थी तो मैंने कहा था कि मुझे याद है सजा के दौरान आपने मेरी फोटोज खींची थी, उस नाटक की फोटोज खींची थी। तब मुझे पहली बार पता चला था फोटोग्राफर है जी, वरना मैं आपको अभिनेता या रंगकर्मी के रूप में ही समझती थी। मैंने कहा फोटो भी खींचते हैं, 2003 की बात है। तो आज उसके बाद में आज मुझे पता चला अच्छा अच्छे वक्ता भी हैं आप, अच्छे साक्षात्कारकर्ता भी हैं जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये प्रोग्राम आ जाएगा तब पता चलेगा आप अच्छे एडिटर भी हैं, कैमरा पर्सन। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, इस तरह की बातचीत हुई। और इस तरह की बातचीत ना जैसे हमेशा नहीं होती, किसी के सामने नहीं होती है, तो अच्छा लगा जो पहलू या जो परतें आज सामने। दिल का गुबार निकला या अभी कुछ बाकी है? तो बहुत सारा बाकी है। ऐसे ना निकलेगा एपिसोड, वो तो तब निकलता है जब मैं सड़क पे गाड़ी चला रही हूँ और वही वाली बात है, कोई गलत कर दे। गलत मतलब
गलती खुद की और खामखा में मेरे को अगर कह रहा है मैडम क्या किया है, तब मुझे गुस्सा आता है। फिर जो गुबार निकलता है ना, वो होता है वो गुबार। नहीं अभी कुछ मन में है, रह नहीं गया नहीं, है मन में तो देखिए हमेशा कुछ कहना रहना चाहते चाहिए, हैं? मन में तो हमेशा रहना चाहिए। एक सवाल और पूछता हूँ मैं, कई तरह के किरदार आपने निभाए हैं रंगमंच पर। हाँ। रही सही कसर जो है दूरदर्शन में आप होस्ट के तौर पर निकाल ही लेते हैं। शोज एंकरिंग में भी आप रेडियो पर भी निकाल लेती हूँ। रेडियो पर एक भी। हमारा चंक शुरू हुआ था 100.3 100.3 रेडियो पिंक सिटी, जो कि प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी अपने जयपुर का, उसका ही एफएम चैनल है 100.3 एफएम। 2014 से हूँ मैं उसमें, और मैंने वहाँ पर वाकई में मैं बता रही हूँ कि जब स्टूडियो में बैठे होते हैं ना, आप अकेले होते हो जी, वहाँ पे, वो जब किरदार निकालते हो ना, वो सिर्फ इसलिए निकाल पाते हो शायद आप अच्छा इसलिए मैंने स्पेशली बोला क्योंकि मुझे उसके लिए प्रशंसा मिलती थी कि आप जो बोलते हो ना वो बाकी आरजे से डिफरेंट होता है थोड़ा सा जी। तो जो भी रंगमंच जिन्होंने किया हुआ है, तो वाकई में आप उनकी आरजेइंग देखेंगे सुनेंगे, देखेंगे नहीं सुनेंगे, तो आपको लगेगा कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप अलग तरह का किरदार वो निखार ला चुके होते हैं। हाँ, और वो रंगमंच आपको सिखाता है। तो उन दिनों हम एक स्टोरी बेस, हमारा एक चंक था, वो हम करते थे गागर में सागर। तो उन दिनों मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी और बहुत सारे किरदार मैं ऑन द स्पॉट बनाती थी जब मैं कहानी सुना रही हूँ, वो भी एक अच्छा अनुभव था। तो उस दौरान भी कई किरदार को निभाने का मौका मिला मुझे अपनी सिर्फ आवाज से। प्रोजेक्ट क्या है आपका, ख्वाब है कोई किरदार निभाने का? मल्लिका, आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका, हालांकि वो भी हो चुका है खेला में ही। हाँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, वो मुझे मिला नहीं। लेकिन मेरा है, ड्रीम है वो। हालांकि अब मैं ये सोचती हूँ कि जब होगा अब मैं कैसे उसको करूँगी, मुझे कितना आत्मसात करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ड्रीम है वो कि मैं वो रोल करूँ। तो माइथो में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? माइथो में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कोई किरदार छू जाता है, जैसे मेरा एक है, हालांकि उस पर बहुत काम हो चुका है, अमृता प्रीतम, बहुत काम हो चुका है, लेकिन मेरा मन है कि मैं अमृता प्रीतम का कोई भी एक पहलू निकाल के लाऊं। अगर अनछुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम लोग एक कहानियाँ करते हैं, अमृता प्रीतम की कहानियों को लेकर करते हैं, जो बबीता मदान जी की परिकल्पना है जी। अंतर्मन के धागे, अमृता नाम है उसका। तो उसमें हम 2 कहानियाँ लेते हैं और उनकी कविताओं के माध्यम से उन कहानियों को जोड़ते हैं। तो वो भी जब मैं पढ़ती हूँ कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मेरा बहुत पहले से है कि मैं अमृता प्रीतम की कहानियों को लाऊं। इवन हम लोगों ने शुरू भी कर दिया था इसमें, शैल जोशी जी के साथ में, जो हमारी क्यूरियो की ही मेंबर है और शिक्षाविद है, उनके साथ में मैंने शुरू भी किया था अमृता प्रीतम के कुछ काम करना हमने शुरू किया था कंटेंट वाइज। लेकिन वही कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक आ जाता है, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर आपके पास दूसरा कोई प्रोजेक्ट आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी एकाग्रता मांगती हैं। बिल्कुल। ये आपको, ये वो होता है कि जब आप दुनिया से कट के, या आप अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कट कर आप सिर्फ उसी पे काम करो। और बीच में मैंने जैसा कि कहा 2017 से लेकर 2022-23 तक का जो सफ़र रहा, वो मेरा मेडिकल, यूँ कहें कि शारीरिक रूप से कई ऐसी चीज़ें रहीं जो मैं अस्त व्यस्त रही, मेडिकली अनफिट रही, चाहे वो पैर टूटा हो, घुटना टूटा हो, कमर टूटी हो, या गायनी प्रॉब्लम हुई हो। उस दौरान कई चीज़ें ऐसी रहीं कि आप एकाग्र नहीं हो पाए, आपके मन में कई अवसाद भी आए, बेचैनियाँ भी रहीं, तो उस समय आप ये काम हो नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा मन है एक तो अमृता प्रीतम के एक नए पहलू को सामने लाना, उन पर काम करना, निर्देशक के तौर पर या अभिनेता के तौर पर, और एक आषाढ़ का एक दिन का मल्लिका, ये मेरा ड्रीम है। बाकी लेखन के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ आगे, निर्देशन के क्षेत्र में और काम करना चाहती हूँ, और ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो करना है जो मुझे लगता है कि अब करना है। और इन सबसे पहले ये है कि मुझे अपने, ऐसा नहीं कि मैं ये काम करते हुए अपनी घर की जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दूँ। मैंने कभी भी, इसलिए नहीं कि मैं शायद सामने बैठी हूँ अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने रंगमंचीय या अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में अन्याय किया हो। मैंने प्रायोरिटी पारिवारिक जिम्मेदारियों को दी है, उसके बाद में मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी रंगमंच के जीवन को
निभाया है, बैलेंस किया है आपने। कोशिश की है बैलेंस रहे, लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो मैंने प्रायोरिटी पारिवारिक जीवन को दी, Great. जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछे हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ आपने बात बहुत की ही है, हाय बहुत बेहतर जवाब दिए हैं, जी। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात जो मैं पूछने से रह गया या मुझे एक आप। बात लगती है प्रशांत जी, हाँ जो अभी एकदम से ख्याल में आई जब जी, आप जी, सवाल जी, पूछ ही रहे थे। जी। अच्छा वो आपने सवाल भी वही पूछा। जी हमारे साथ ना जो एक अच्छी चीज़ रही, शायद आप भी, क्योंकि हम लोग मतलब बिल्कुल आपने साथ हालांकि थे। आपने तो शायद 1997 से आप जैसा कि बता हाँ, रहे 97 थे से शुरू थे किया तो। था। मैंने 2002 में पूर्ण रूप से मैं रंगमंच में आई। 2001 से ऐसे तो मैंने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन 2002 से मैं पूर्ण रूप में आई। और तब से जो मुझे गुरु मिले, अभिनय के गुरु मेरे सरताज जी रहे, जी शिक्षा के गुरु मेरे रवि सर रहे। जी उसके बाद फिर और भी मुझे गुरु मिले, चाहे वो मैं अपने मास कम्युनिकेशन के भानावत सर कहूँ, चाहे बसंत जेटली सर कहूँ जो आज भी मुझे बेटी मानते हैं और मुझे व्यवहारिक ज्ञान देते रहते हैं, चाहे भानु भारती साहब हों, जी चाहे अपने सीनियर्स हों, चाहे वो बबीता दी हों, दिनेश भैया हों, धर्मेंद्र भैया हों, यानी जितने भी वैभव भाई हों। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा दौर था जहाँ हमने सीखा वाकई में, जी है ना। साबिर खान साहब के साथ में बहुत सीखा, दौलत वैद साहब के साथ में सीखा। मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकती कि अब शायद उन शिष्यों को वो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने इन सब से सब कुछ सीखा। एक चीज़ की जो मुझे अब कमी खलती है ना, जो हमें सरताज साहब टोक दिया करते थे, लड़की खूबसूरत बोल, खून बोल, कत्ल बोल, क्या क्या है, यहाँ से बोल, यहाँ से बोल। ग्रेट। अब वो समझाने वाला बताने वाला नहीं है ना। अब उसका असर जो मैं देखती हूँ ना, वो मंच पे देखती हूँ, जब लोग अपनी स्पीच बोलते हैं, जब जार को जार बोलते हैं। हाँ, जिंदगी को आप जिंदगी बोल देते हो, शाम हो रही है को शाम हो रही है बोल देते हो, और आप ये कहते हो भाई रीजनल टच है। तो रीजनल टच हो तो आप अभिनेता किस बात के हो? बिल्कुल। आप अभिनेता किस बात के हो? या तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो, तो फिर आप सिर्फ राजस्थानी फिल्में देखिए। मैं किसी भी रीजनल सिनेमा के लिए वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप अभिनेता हो, आज हमारे अभिनेता है ना, आपका डिक्शन क्लियर होना चाहिए। डिक्शन क्लियर होना चाहिए, और आप में इतना अच्छे अदायगी या इतने अच्छे गुण होने चाहिए कि अगर आपको बिहार का कोई चरित्र दिया जा रहा है तो आप बिहारी बोल सकें, राजस्थान का चरित्र दिया जा रहा है राजस्थानी बोल सकें, हरियाणा का चरित्र दिया जा रहा है हरियाणवी बोल सकें। वो सारी चीजें तो ऑब्जर्वेशन तभी आप से ही अभिनेता हो, वरना आप अपने आप को अभिनेता कहना छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तभी आप अभिनेता हो। मैं अपने आप के लिए भी कहती हूँ ये बात, अगर मैं राजस्थानी नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं बहुत पुअर अभिनेता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। जब मुझे लोग कहते हैं राजस्थानी बोलनी पड़ेगी, मैंने कहा सर मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं सीख लूंगी, मैं कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं सीख पा रही हूँ तो लानत है मेरे ऊपर। मैं कह रही हूँ, मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, मैं पुअर अभिनेता हूँ। अगर मैं नहीं सीख पा रही हूँ और अगर मुझसे नहीं बोला जा रहा है तो मैं पुअर हूँ और मुझे काम करना है अपने ऊपर। तो जो मैं कमी की बात कर रही हूँ वो ये है कि मेरा जो ड्रीम की भी बात है कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सरताज साहब से सीखा है, या मैंने और ऐसे उम्दा निर्देशकों के साथ में काम किया, मैंने सीखा कि डिक्शन क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, वॉइस एंड स्पीच सिर्फ पढ़ो मत, सीखो जी कि वॉइस एंड स्पीच में 5S या 5P क्या होते हैं, उनको समझो, कैसे आप अपने संवादों में उनका प्रयोग करेंगे और कैसे आप उस चरित्र को बनाएंगे। आपने स्टैनिस्लावस्की का पढ़ लिया, अभिनेता की तैयारी, चरित्र की प्रक्रिया, लेकिन पढ़ के आपको सिर्फ ज्ञान नहीं बांटना है, आप उसको पहले अपने अंदर आत्मसात करिए, या आप नहीं कर पा रहे हैं तो करवाने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए जी। तो मेरा वो भी है कि स्टूडेंट, जो मेरे स्टूडेंट, और मैं कोशिश करती हूँ, मैंने रिसेंटली मैं वॉइस एंड स्पीच की क्लासेस ली अपने क्यूरियो के स्टूडेंट्स के साथ में, और मैं ये कह रही हूँ सबसे कि वॉइस एंड स्पीच में अगर आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो या आपको कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप बेफिक्र होकर आइए, क्योंकि यहाँ पर मैंने सरताज साहब से सीखा है। भले आप सरताज साहब के स्टूडेंट हैं या नहीं, आप सरताज साहब के पास में जाते हैं और आप कहते हैं मैं NSD की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो आते हैं और आपको बहुत अच्छे से कहते हैं अच्छा लड़की बता, या अच्छा बेटा बता क्या है तेरा। वो आपको उतनी शिद्दत के साथ सिखाते हैं जितने वो अपने स्टूडेंट को सिखाते आए हैं।
बिल्कुल। अब तो वो थोड़े से शिथिल हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर आप उनके पास जाएंगे ना तो वो आपको उतनी शिद्दत के साथ सिखाएंगे, भले वो आपको जानते हैं या नहीं जानते, भले आपने उनके साथ कभी काम किया या नहीं किया। तो मैं उन्हीं की परंपरा को आगे ले जाना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस एंड स्पीच में जो कमी है उसको कहीं ना कहीं परिपूर्ण कर पाऊँ, उसको आगे लेकर आ पाऊँ, और जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे रंगमंच में जो हम नहीं ध्यान देते हैं उस ओर ध्यान देना शुरू करें। और मैं कोशिश ये भी करूँगी आने वाले समय में अगर खेला में ऐसा कुछ हो सकता है या हमारे किसी भी इवेंट में ऐसा कोई, जैसे अभी उन्नत प्रकाश पर हुआ, ऐसा कहीं अगर वॉइस एंड स्पीच पर हो सके तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वॉइस एंड स्पीच के लिए आप भी अपनी कोशिश करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और मेरी जब भी आपको ज़रूरत हो, दर्शक जो भी हैं हमारी आने वाली पीढ़ी, आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं। आप NSD MPSD के लिए ट्राई कर रहे हैं, बताइए, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी तो अभी सरताज सर हैं, रवि सर बैठे हुए, मेरे उम्दा निर्देशक बैठे हुए, लेकिन इस पर काम ज़रूर करिए। तो दर्शकों, ये बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता हैं और जब ये बोलती हैं तो लगता है कि साक्षात सरस्वती माता नहीं, प्रशांत, वाणी में देखिए वास है। देखिए नहीं, बहुत मधुरता के साथ अपनी बात को ये रखती हैं। लेकिन जय मां सरस्वती। नहीं, ये देखिए, इंसान हो यार, इंसान बने रहने दो। नहीं, बिल्कुल इंसान ही है, लेकिन माँ सरस्वती का वास सभी देवी देवताओं का हम ही में वास है। हाँ, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे हम पे। ये हमें मानना चाहिए, बिल्कुल, और सच्चाई भी है। बिल्कुल। और नवरात्र विशेषांक ये आज हमारा चाहे तो अभी और लंबा हो सकता है क्योंकि फ्लो बना हुआ है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। एडिट मुझे ही करना है। सुनने वालों को भी सुनना चाहिए, देखने वालों को भी देख पाए। तो एडिटिंग में भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, बहुत लंबी मेहनत हो गई। ये अभी तक का शायद सबसे बड़ा एपिसोड हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए, और आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी जो यहाँ से दूर हो सकती हैं, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है पूछने में सवाल पूछने वाली से सवाल पूछने का मज़ा अलग ही है। आज मुझे मज़ा आ रहा है जवाब देने में, वाकई में ये वही है, वैसा ही है। सवाल पूछते आए हो आप, हमसे भी तो पूछ लो हम क्या चाहते हैं। आज वो मौका मिला है, थैंक यू उसके लिए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मन की पीड़ा को बाहर निकाला। ग्रेट। लेकिन आपकी इस पीड़ा से न जाने कितनों को ज्ञान मिल रहा है। नहीं, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ ना कि लोगों की जानकारी बढ़ रही है। हमने भी सीखा है, ऐसे देखिए सीखा है। मेरे साथ अच्छा ये रहा कि मैंने एकेडमिक तौर पर और प्रैक्टिकल तौर पर, दोनों के तौर पर, यानी प्रायोगिक और सैद्धांतिक तौर पर मैंने रंगमंच की शिक्षा और दीक्षा ली है, और मैं अपने आप को वहाँ भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। तो अच्छा रहा मेरे लिए। हम एक ही दौर के हैं रंगमंच पर। आप सीनियर हैं मेरे? नहीं, सीनियर नहीं कह सकते, क्योंकि अब देखो शुरुआत थोड़ी पहले हो गई, लेकिन मैं भी वही वैभव भैया, गगन भैया, और अपने धर्मेंद्र भैया, शिव भैया, सरताज जी, संदीप सर, इन्हीं के मतलब मार्गदर्शन में रहा हूँ, इन्हीं के सानिध्य में रहा हूँ। और मतलब एक तरह से समझाया जाए तो हमारे गुरु लगभग बराबर एक ही रहे हैं। तो अब समय है विदा लेने का, तो हम विदा नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली हम अपनी बातों को हम विराम दे रहे हैं। जी 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 जी। और इस विराम के साथ में ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आगे आप लोग चलाएंगे जी। और ऐसे ही प्रशांत जी अपने ये जो पॉडकास्ट का प्रोग्राम है या इस तरह का जो उन्होंने एक पहल शुरू की है, तो बहुत अच्छी पहल है कि जिस तरह से आप एक चरित्र को सामने लेकर आते हैं, चरित्र के अंतर्मन को आप सामने लेकर आते हैं। आप रंगमंच सफ़र हो या वो उसका जो भी क्षेत्र है, आप उनको सामने लेकर आते हैं, तो कितनी सारी बातें, कितनी परतें निकलती हैं ना, कितने पुराने अनुभव हैं जो सामने आते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिकल्पना या ये कंसेप्ट आप जो लेकर आए हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, ये एक तरह से कैद हो गया है। अब आप जब चाहें, जहाँ चाहें, और आजकल तो इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है
कि आप इसको कहीं भी देख सकते हैं यूनिवर्सल लेवल पे। और हाथों में हमारे ये है ही दुनिया पूरी की पूरी, तो कहीं भी देखिए। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका प्रशांत जी। ऐसे ही आप अनवरत चलते रहें, हम यही चाहते हैं। आप आगे बढ़ते रहें अपने इस कार्यक्रम के साथ में, इस कलात्मकता के साथ में। ईश्वर आपको और कलात्मकता बख्शे और आपको ऐसे और अच्छे अच्छे वक्ता मिले जिनसे आपका ये जो प्रोग्राम है वो और एनरिच हो। तो साथियों, इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। विराम दे रहे हैं, विदा नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी। और तब तक के लिए वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कौन से वीडियो में आपको आपकी सफलता की चाबी मिल जाए, आपको मोटिवेशन मिल जाए, ये आपको भी नहीं पता है। तो जैसे हम रील स्क्रॉल कर सकते हैं, तो हम शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके इस तरह के जो वीडियोज़ हैं जहाँ से आपको सकारात्मकता मिलती है, उनको तो देख ही सकते हैं। जी, तो मिलते हैं अगले शनिवार। नमस्ते। नमस्ते।